जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। तो आज की चर्चा का विषय है विष योग। नाम ही जहर है, विष है। तो कुछ छोटी छोटी चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनता है, कब बनता है और कब इसका प्रभाव अधिक होता है, कब कम, किन भावों में ज्यादा, किन भावों में कम। ये बातें अगर हमें समझ में आ जाएंगी तो बाकी हम अपनी कुंडली को देखकर खुद हिसाब लगा सकेंगे। तो कैसे बनता है? एक कंडीशन इसकी है परमानेंट कुंडली की, वो है कि जब शनि और चंद्र एक साथ होते हैं, एक ही घर में होते हैं, शनि जमा चंद्र दोनों एक साथ एक घर में हैं, तो विष योग बन गया। बस इसकी यही कंडीशन है। अब कंडीशन यह है कि कुछ कुछ केसेस में ये इफेक्टिव कम होगा, कुछ में ज्यादा। जैसे कुछ बालकी खा ले, शनि और चंद्र हैं तो एक ही कुंडली में, एक ही भाव में, लेकिन अगर वो डिग्री डिफरेंस में 12 से ज्यादा हैं तो उनका इफेक्ट थोड़ा कम होगा। शनि अधिक बलवान है तो इफेक्ट ज्यादा होगा, चंद्र अधिक बलवान है तो इफेक्ट कम होगा। तो इफेक्ट कम ज्यादा की चर्चा तो है, लेकिन योग ना बने और उसका प्रभाव ना हो, ये नहीं। ये समझने के लिए कि औंधी और इसे विष योग क्यों कहा गया, ये समझने की कोशिश करते हैं पहले कि ये है क्या। दो अलग अलग ग्रह जिनका नाम है शनि और चंद्र, जब वो एक साथ होते हैं तो योग बनता है। चंद्र क्या है? सिर्फ चंद्र पे ध्यान दीजिए। मन, काल पुरुष की कुंडली में चौथे घर का मालिक है तो मां, तो हमारा मन, हमारी चंचलता, हमारी कल्पना, हमारी पा लेने की इच्छाएं, हमारे सपने, उन सपनों को पूरा करना और उनको और देखना, उन्हें और देखना। तो जब हम सपने देख सकते हैं, माँ के साथ तालमेल की बात हम कर रहे हैं, माँ का सुख, सपनों का सुख, आनंद, कल्पना, उस कल्पना का सुख, तो चंद्र अपने आप में एकदम मीठी मीठी चीज हो गई, बहुत बढ़िया। अब शनि क्या है? शनि की प्रकृति पे ध्यान दीजिए। केवल वैराग्य, बूढ़ा, त्याग, आलस, दुख, परेशानियां, बाधा, मोटे तौर पर शनि के ये प्रभाव हैं। अब दो ऐसी चीजें आपस में मिला दी जाएं या एक साथ कर दी जाएं जिनका विचार, सोच समझ बिल्कुल अलग किस्म की होगी। जैसे चंद्र की चंचलता और शनि का त्याग, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जो अधिक प्रभावी होगा वो अपना असर कर देगा। अब फिर से समझिए कि कितना ही अच्छा चंद्र है। चंद्र अपनी कर्क राशि में है और या अपनी उच्च राशि में है, लेकिन अगर वो शनि के साथ है तो इफेक्ट कम जरूर हो जाएगा, पर यह नहीं हो सकता कि शनि अपना प्रभाव न डाले। प्रभाव हमेशा बुरा भाव, बुरा ग्रह ही ज्यादा डालता है। तो एक कंडीशन तो आपको समझ आई कि चंद्र क्या है और क्या दिक्कत आई। तो जिनकी कुंडली में चंद्र शनि, हम विष योग लेते नाम, विष योग लेना ज्यादा बढ़िया है। होता क्या है उनके साथ? उनके सपने गड़बड़ा जाते हैं। उनको अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखने की जो उम्मीदें हैं वो टूटने लगती हैं। उन्हें लगने लगता है नहीं कर पाएंगे। इच्छाएं हैं पर उन इच्छाओं में ब्रेक लग गया है। मैं चाहता हूं मैं कार खरीदूं, मैं अच्छा सा घर बनाऊं, लेकिन उसके बाद भी ना मैं घर बना पा रहा हूं ना कार। हर भाव के हिसाब से इसका इफेक्ट थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। तो मूल तो यही है। अब जैसे हम एक एक करके ले लेते हैं, लगन की बात करते हैं। चलिए, तो पहले भाव में अगर ये होगा तो क्या होगा? वो हमारा स्वास्थ्य है और उसकी पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर, यानी हम और हमारा लाइफ पार्टनर। और वहां पर ये उदासी, ये त्याग, ये आनंद नहीं। तो वैवाहिक जीवन अच्छा या बुरा हो सकता है। अच्छे घर से पत्नी मिल सकती है, यानी ससुराल अमीर हो सकती है, कैपेबल हो सकती है, लेकिन आपसी एडजस्टमेंट में वो प्रेम आएगा ही नहीं। लगेगा कि जैसे मेरे सपने थे वैसे नहीं हुए। स्वास्थ्य को लेकर के भी नेगेटिविटी रहेगी। मैंने जितनी मेहनत की मुझे नहीं मिला, मैं जो कोशिश करता हूं मुझे नहीं मिला। तो ये हुआ लगन में होने का प्रभाव कि वो हमारे व्यक्तित्व पर नेगेटिविटी डालेगा, हमारे प्रयासों को कम करेगा, हमारी सोच को कम करेगा, हमारी कल्पनाओं को खराब करेगा और हम नेगेटिव होंगे। तो चाहते तो है करें, पर करने का जोश ही नहीं आता। एक तरीका ये है। सेकंड भाव हमारी बोली भाषा, व्यक्तित्व।
नेगेटिविटी कहाँ तक जाएगी कि कड़वा बोलना, परिवार से कुटुंब से तालमेल नहीं करना। अच्छा, कुटुंब वालों के साथ विचार भी नहीं मिलना, इसके साथ साथ उनसे कड़वा बोलना और वो तुम्हारे लिए कड़वा बोले, नेगेटिविटी। पेरेंटल इफेक्ट से मिलने वाली संपदा को लेकर के दिक्कतें। तो जो भी उस भाव का मिलने वाला फल है उसमें शनि के कारण थोड़ी नेगेटिविटी आएगी। अकेला शनि होता तो बात बिल्कुल अलग होती, पर वो चंद्र भी है और चंद्र अपने आप में एक लग्न भी है, इस बात पे ध्यान देना जरूरी है। तीसरे घर में आएगा तो आपके एफर्ट्स कमजोर होंगे, आपके प्रयास घटेंगे, आप उतने मेहनती नहीं रहोगे जितना आपको होना चाहिए था, या उन सपनों को देख रहे हो जो आप जानते हो एक्चुअली पूरे नहीं हो सकते। मैं एक मजाक करता हूं, कल्पना कर लीजिए कि मेरे पास चौथे घर में शनि चंद्र का योग है और मेरी आमदनी है 30,000 रुपये महीना, और मैं चाहता हूं मेरा मकान बन जाए, और मकान या फ्लैट की जो पोजीशन है हमारे दिल्ली में वो अंदाजे से 1 करोड़ के आसपास है। तो कागज पर या वास्तविकता में ये मकान इस आमदनी पे कभी भी नहीं बन सकता, ये कड़वी सच्चाई। सारी बात मैं जानता हूं कि मैं ये मकान नहीं बना सकता हूं, लेकिन पूरी जिंदगी इस मकान को बनाने का प्रयास, इस मकान के सपने और उसकी नेगेटिविटी, यानी पहले सपना देखा किसी तरह मेरा मकान बन जाए, मैं फ्लैट ले लूं, फिर हमसे कुछ नहीं हो सकता, हमारा भाग्य खराब वगैरह वगैरह। तो हम क्या नेगेटिविटी में आ गए, पर सपना भी कभी नहीं छोड़ेंगे। तो चौथा घर है, हमारी माँ का भी है, हमारे हायर एजुकेशन का भी है, हमारे तो जो भी उस भाव से देखते हैं ना, आपको ये सब तो पहले से ही पता है कि चौथे भाव से जो कुछ भी देखा जाएगा जिसमें मन, भावना, कोमलता, माँ, हायर एजुकेशन, विदेश यात्राएं, मकान, वाहन इत्यादि का सब गड़बड़ हो जाएगा। सोच समझ ही खराब हो जाएगी, प्लानिंग खराब हो जाएगी, अड़ोस पड़ोस में हमारी थोड़ी इमेज खराब होगी, लोग हमें थोड़े सेक्लूड नेचर का आदमी काउंट करना शुरू करेंगे। अब पांचवा घर क्या होता है? जब पांचवें घर में अकेला शनि होता है तब भी इसे शनि की पनौती भी कहते हैं, बुरा शनि। तो पंचम भाव हमारी बौद्धिक सामर्थ्य, फैसले लेने की ताकत, संतान, हमारा ज्ञान, इसको बिलोंग करता है। अब वहां शनि चंद्र होगा तो क्या होगा? स्थायित्व तो नहीं आएगा, स्टेबिलिटी नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए किसी ना किसी की राय लेने की बीमारी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस की कमी आएगी, फैसले नहीं मौके पे ले पा रहे हैं, जिंदगी कहाँ जा रही है पता ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई जो करी वो काम नहीं करा, जो काम कर रहे हैं उसमें वो पढ़ाई इस्तेमाल नहीं हो रही, बच्चों की अलग मत है, आपका अलग मत है, उनसे आपके विचार नहीं मिल रहे, ये सब समस्याएं देखने में आएंगी। तो फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं, नुकसान ही हो रहा है उल्टा। छठे में अब जनरल एक रूल समझ लीजिए, लग्न कोई सी भी हो, छठे, 8वें, 12वें भाव में ये योग शुभ फल नहीं देगा किसी हालत में। शुभ तो कहीं भी नहीं देगा, पर मोटे तौर पर ये अशुभ फल ज्यादा देगा। अब छठा घर है शत्रुओं का, तो आपके शत्रुओं के लिए आपकी कल्पना बड़ी, ये ऐसा ना कर दे, वो वैसा ना कर दे, ऐसा करेगा तो मैं इसे देख लूंगा। तो पूरा जीवन आप उन शत्रुओं के संबंध में सोचने, उनसे लड़ने, उनसे बहस, उनसे जीतने, या बीमारियां या कर्जा, तो लगभग पूरा जीवन कर्ज रहता है। अब चाहे 100 रुपए का कर्जा है या 100 करोड़, मुद्दा वो है ही नहीं, कर्जा। और उस कर्जे का चिंतन मिल गया क्योंकि छठे घर में, तो उतर भी रहा है, फिर ले रहे हैं, फिर उतर रहा है, फिर ले रहे हैं, लेकिन इस साइकिल से बाहर कभी नहीं आए और ये नेगेटिविटी कभी पीछा नहीं छोड़ती। सप्तम भाव, अब मान लीजिए वहां शनि अपना राजयोग बना रहे और चंद्र साथ में, तो अब राजयोग के कारण ससुराल बड़ी मजबूत मिली, बड़े कोऑपरेटिव हैं ससुराल वाले, उनसे तालमेल अच्छा है, आपके लिंक्स अच्छे हैं, सब कुछ ठीक। लेकिन चंद्र के कारण क्या है कि उतना प्रेम, उतना अपनापन, उतना अटैचमेंट अपने जीवन साथी से हो ही नहीं पा रहा। फिर वे नेगेटिविटी है, इतने कोशिशों के बाद भी ऐसी ही पत्नी मिलनी थी या ऐसा ही पति मिलना था तो क्या फायदा, ऐसे विचार मन में आने लगते हैं। तो क्या हुआ कि विष योग, जहर घोल दिया ना, सुखों में जहर घोल दिया, यही तो विष है। 8वें घर में कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर के, धन संग्रह को लेकर, ऐसा आदमी कभी पैसे नहीं जोड़ पाता, उसके कहां से कहां खर्च हो जाते हैं, कहां कहां पैसा ठिकाने लगता है, उसे खुद नहीं पता चलता। अब हुआ क्या कि पैसा भी कमा रहा है, कोशिश भी कर रहा है, पर लास्ट में महीने के आखिर में क्या बोलेगा, पता नहीं कहां खर्च हो गए। अब ये डायलॉग 3 लाख रुपए महीने कमाने वाला भी बोलेगा और 30,000 कमाने वाला भी, कि पैसे बचते ही नहीं। तो कहीं ना कहीं तो मिसमैनेजमेंट है, सेविंग्स नहीं है, फ्यूचर टेंशन में, पैरों में दर्द की शिकायत, थका थका सा रहना, कमर दर्द की शिकायतें भी उसे गिफ्ट में मिलेंगी। लेकिन अभी चर्चा केवल मन पर दुखाने की है। तो इंसान क्या सोचता है, कमाऊं, कुछ अपने भविष्य के लिए सेव करूं जिससे मेरे काम आए, नहीं जुड़ेगा।
नौवां घर भाग्य का भी है, पिता का भी है, धर्म का भी है। तो धर्म के प्रति अरुचि होगी, जाने अनजाने आपसे पाप होंगे। पाप हर उस चीज को कह सकते हो जिसे आप पब्लिकली बताना नहीं चाहते, जिसे आप छुपाना चाहते हो वो पाप, और जिसे आप पब्लिकली किसी को भी बता के खुशी महसूस करते हो उसी को पुण्य समझो। एक छोटी सी डेफिनेशन है समझने के लिए, ये मेरा विषय नहीं है, मैंने समझाने के लिए बात कही। तो आप धार्मिकता में ढोंग तो कर सकते हो, पर दिल से वो धार्मिकता, या जैसे 15 दिन लगातार मैं ये पाठ करूंगा, आपसे नहीं होगा, क्योंकि वो करने ही नहीं देगा। क्या फायदा इन सब चीजों से, बेकार की बातें हैं। वो ऐसी नेगेटिविटी फिर विष भरेगा, पिता से तालमेल में दिक्कतें आएंगी। भाग्य उतना सपोर्ट नहीं करा जितना आप उससे उम्मीद कर रहे थे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी 9वें भाव से देखे जाने वाली चीजें उसमें नेगेटिविटी आती है। 10वें भाव में एक प्लस पॉइंट ये होता है कि काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव का स्वामी शनि है, वहां ये योग बनता है तो जीवन स्तर ऊंचा होता है, लिंक्स अच्छे होते हैं, दुआ सलाम बड़ी अच्छी होती है, ये अपनी जगह एक अच्छी बात है। पर उस तमाम अच्छे को कौन कह रहा है? पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, भाई। लेकिन स्वयं को क्या लगता है, मैं जितना हायर स्टेटस मेंटेन कर सकता था नहीं कर पाया, क्या फायदा इस सारी भागदौड़ का जब मैं वो नहीं बन पाया जो मेरे सपने। तो कसक रह गई, एक कसक जिसे हम कहते हैं ना कि है तो सब कुछ पर वो मजा नहीं आ रहा, इसी नहीं आने को, इसी सुख नहीं मिलने को ही विष का है। अब उसका पूरा प्रभाव 10वें भाव से क्या चौथे पे भी जाएगा, तो सुखों का अनुभव नहीं हो रहा, सुविधाएं सब हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि शनि ने सुविधाएं तो दे दी, सुख नहीं आ रहा क्योंकि चंद्र उसमें पीड़ित हो गया है। बस ये जरा सी मार्मिक बात समझनी है कि सुविधाओं की बात नहीं हो रही है, सुख की बात हो रही है। 11वें घर से आमदनी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन फिर भी उस आमदनी में लगेगा कि हम जो कमा रहे हैं या जितना कमाना चाहते हैं उतना नहीं मिल रहा है। और 12वां घर, वहां होंगे हमारे खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है, किसी को दे दिए वापस ही नहीं आ रहे टाइम पे। अब एक और तरीका ये भी है, इसे तरीका देखने का कि जिनका शनि चंद्र का योग होता है वो न्याय करने वाले होते हैं, वो त्यागने वाले होते हैं, उनमें एक निराशा भी होती है, एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है, पर एक विशेष बात होती है वो न्याय करते हैं, क्योंकि वो उनका भाव क्या है, सब यहीं रह जाएगा, साथ में क्या जाता है, किसी ने क्या करना है जी। तो इस तरह की जो ये विचारधारा है, जहां हम नेगेटिविटी को धार्मिकता से जब जोड़ते हैं तो हम दूसरे के साथ प्लान करके अन्याय नहीं करते, तो हम उसको भी एक ज्ञान बांटते हैं। तो ये थोड़ा सा एक फायदा कभी कभी देखने में आता है कुछ विशेष भावों में, जैसे 10वें घर में होता है तो ऐसा आदमी न्याय करता है, अगर कर सकता है तो किसी के लिए करता है, पर जर्नली उसकी क्या नेचर है, नेगेटिव होना। तो लास्ट में मैं फिर सारी बात को 15 सेकंड में रिपीट कर देता हूं। चंद्र मन की खुशियां और आनंद, शनि वस्तुनिष्ठ है, वो कल्पना नहीं करता, वो जो है वो दे रहा है। अब वो जो दे रहा है उसमें स्थायित्व है, वो देता है, ठहराव है, धीमा है, स्लो है। और चंद्र जो चाहता है वो अभी बन जाए, मेरा मकान अभी बन जाए, मेरी शादी अभी हो जाए, मैं कार अभी ले लूं, नहीं तो क्या फायदा कार लेने का। तो उसका दृष्टिकोण अलग है। तो दोनों की स्पीड में इतना फर्क है कि उस स्पीड के गैप के कारण आदमी में नेगेटिविटी आ जाती है। मिलेगा सब कुछ, मिल भी जाता है धीरे धीरे, लेकिन वो अगर स्थितियां अच्छी हो कुंडली में तो, और भी ग्रहों का बड़ा रोल होता है। तो एक तरीका तो था परमानेंट कुंडली में बैठा है तो कैसे असर करेगा, जो हमने चर्चा की। एक और तरीका है गोचर। जब शनि तो 2.5 साल तक एक ही राशि में रहता है, चंद्र मूव करते करते शनि के ऊपर से जब गुजरता है तो भी ये योग बनता है। 2 तरीके से बन सकता है कि जब शनि चंद्र दोनों गोचर में एक भाव में हो 2.25 दिन, और जब ठीक आमने सामने सम सप्तक योग बनाए तब भी। तो 2.25 दिन और 2.25 दिन जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है करीब 4.5 दिन, मोटा मोटा 5 दिन। तो हर महीने 5 दिन के लिए गोचर में ये शनि चंद्र का गोचर योग बनता है। एक और तरीका भी है, शनि की महादशा में चंद्र की दशा है या चंद्र की महादशा में शनि की दशा है, तब भी इसको शनि चंद्र के योग के हिसाब से देखा जाता है, तब भी अपना बुरा प्रभाव करता है। थोड़ा बहुत नेगेटिव इंपैक्ट तो पूरा जीवन देता है, पर सबसे अधिक कब देता है, जब ये दशाएं एक दूसरे की आती हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर ऐसा है तो क्या करें। देखिए, अगर हम इस साइकोलॉजी को समझते हैं कि ग्रह कैसे काम करते हैं, क्या कर रहे हैं, तो उपाय की जरूरत ही नहीं रहती। जितने भी उपाय हैं वो धार्मिक उपाय हैं, धर्म से किए वो उपाय। और मेरी राय में ज्योतिष का डायरेक्टली धर्म से कोई लेना देना नहीं। ज्योतिष मैथमेटिक्स है, गणित है, उस गणित के हिसाब से उसे देखें। लेकिन जितने भी उपाय बताए जाते हैं, क्योंकि मैं
सनातनी हूं तो मैं सनातन धर्म के बताऊंगा, मैं सिख होता तो सिख धर्म के बताता, इत्यादि। फिर भी शनि अगर को कमजोर करें, चंद्र को थोड़ा बलवान करें तो बात बनेगी, या शनि को संभाल लें, चंद्र को बलवान करें तो भी बात बनेगी। तो चंद्र के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना अगर आप करते हैं, इससे शनि भी शांत होगा और चंद्र भी बलवान होगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से भी बात बन सकती है। सफेद और मीठी चीजों का दान प्रसाद के रूप में बांटना, जैसे चीनी मिश्री, इससे चंद्र को बल मिलेगा। चांदी दान में दे सकते हैं, सफेद कपड़े दान में दे सकते हैं, ऐसा करें। अमावस्या आ रही हो और शनिवार भी हो, शनि अमावस्या, तो उस दिन विशेष रूप से भगवान शनिदेव पर तेल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और काले चने या उड़द की दाल का दान दें। इस सब उपायों से लाभ देखने में आता है। लेकिन आप अपनी बात को समझ जाएं, उपाय तो सेकेंडरी फीचर है। अगर आप अपनी बात समझ गए कि क्यों ये गड़बड़ होती है, कहां ये गड़बड़ है, तो उसे स्वयं ही संभालना आप सीख जाएंगे। देखना बहुत आसान है, कुंडली में जहां शनि चंद्र एक साथ हैं तो वो अपना असर करते हैं, किस भाव में हैं उस भाव से संबंधित सुखों को कम या ज्यादा तो नहीं करते, कम या बहुत कम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में है तो पूछिए, मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और आगे शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।